बताइएगा, अभी ट्विटर की तरफ से जो डेवलपमेंट की गई है गिलगित बल्तिस्तान को लेके, वहां पे पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल की तरफ से, न्यूज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और वहां के जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है ट्विटर पे वो शो हो रही है इंडिया साइड की या जम्मू एंड कश्मीर साइड की। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, ये जो आप बात करे हैं एलॉन मस्क की या फिर ट्विटर को लेकर के जो स्टेटमेंट जो बड़ा जो सामने आया है, मुझे लगता है ये परफेक्ट है। व्हाई नॉट? क्योंकि आप देखो कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चल रहा है और इंडिया के न्यूज चैनल्स में भी चल रहा है, बट द थिंग इज दैट कि टेररिस्ट और मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता था। गिलगिस्तान की, बलोचिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो इस वक्त का जो सूरत हाल है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखने को मिला मुझे। वो इस बार सिखिज्म को वहां से आप देखेंगे, हिंदुस्तान में कितने बड़े इस वक्त मिलिटेंट को पकड़ा जो कि सरदार थे, जिन्होंने जो है किस तरीके से कंट्रोवर्सी करी। रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि वहां से लोकेशन हटा कर नजर नहीं पड़ी, मैं जरूर इस चीज को देखूंगी और मैं समझूंगी इस चीज को कि ये क्या था सिचुएशन। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर छोटी सी बात होती है तो उसको बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बना दिया जाता है। किसी ने भी कोई छेड़खानी तो की नहीं होगी या फिर पर्सनली किसी को कोई दुश्मनी तो है नहीं ट्विटर को के कश्मीर का जो नाम है वो कश्मीर से हटा करके या कश्मीर की लोकेशन हटा करके गुजरात में रख देंगे या फिर किसी और चीज में रख देंगे। ऐसा तो बिल्कुल हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैन किया गया या फिर हटाया गया तो उसके पीछे का रीजन जो है वो मिलिटेंसी ही हो सकती है कि जिस तरीके से ऑफिशियल अकाउंट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो घूमती रहती हैं ये कह के कि आप इस वेबसाइट में जुड़ो। जब लोग इस वेबसाइट में जुड़ते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिटेंसी, की मिलिटेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो जो ट्विटर ने किया है वो शायद समझ के ही किया होगा। कोई भी चीजें जो है ऐसी उल्टी सीधी तो कर नहीं सकता। और मुझे लगता है ट्विटर तो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के हर कोने में यूज होता है और जिसकी हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो फिर इसका यही आम से शब्दों में मतलब है कि जो हुआ होगा वो अच्छे के लिए हुआ होगा और भले के लिए अच्छा हुआ, भले के लिए हुआ होगा। दैट्स इट। और तो मेरा इसमें कोई ज्यादा ठीक है। उरफाना जी, अगर बड़ा ओपिनियन नहीं है। मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पे जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहां पे लोगों का एक शिकवा ये नजर आया पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पंजाब से ये शिकवा नजर आया कि हमारी बिजली पंजाब ले रहा है, हमारी लकड़ी पंजाब ले रहा है, और भी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कश्मीर से पंजाब की तरफ जाते दिखते हैं। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर में आप बड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, क्या समझती हैं जो इंडिया साइड कश्मीर है वहां के रिसोर्सेज कश्मीर में लग रहे हैं या वो भी दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? देखिए, मैं बात करूंगी कश्मीर की। तो कश्मीर तो एक खुद मतलब जो है ना पूरा रिसोर्स से भरा पड़ा है। जी जी। कश्मीर में एक रिसोर्स नहीं है हमारे पास, कश्मीर में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है। और पहला जो रिसोर्स है वो है बिजली का। यानी कि जो वाटर के थ्रू जो बिजली बनती है वो ऑल ओवर इंडिया कश्मीर से भेजी जाती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो भी हमारे नेबरी स्टेट्स हैं, तो कश्मीर से जो बिजली है वहां पर भेजी जाती है। और वो क्या है, वो तरक्की है। वो हम कह सकते हैं कि कश्मीर से कोई रिसोर्स आप बाहर भेज रहे हैं तो ये सबसे बड़ा तो पहले तो हमारे लिए है। और सबसे मेन चीज की ये है कि क्या कश्मीर से जो चीजें बाहर भेजी जा रही है उनका फायदा कश्मीर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोगों को बिजली मिलती है या नहीं मिलती है, क्या हम लोगों को टाइम टू टाइम बिजली की जो बिल है वो कितनी आती है, ये एंड ऑल। वो तो ये जो है ये सबसे मेन मोटो है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों में लाइट कितनी जरूरी होती है। तो आज हमारे यहाँ 24/7 लाइट चलती है। मुझे लगता है 24 घंटे में एक बार लाइट जाती होगी, वो भी मतलब कहीं या तो मौसम खराब होता है तो लाइट चली जाती होगी। जब बारिश का मौसम होता है तो हम देखते हैं कि लाइट काफी चली जाती है। तो बारिश के मौसम में लाइट जाती है, लेकिन जब वेदर कंडीशन परफेक्ट होती है तो लाइट 24 घंटे रहती है। तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है। सेकेंडली, आपने कहा कि कश्मीर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया में जो है फेमस है। और सबसे बड़ा रिसोर्स तो मैंने आपको बिजली और बिजली की बिल की अगर मैं बात करूंगी तो एक स्पेसिफिक आदमी के लिए वो बिल आना लाजमी है, क्योंकि आपको 24/7 जो है बिजली का बिल
डेफिनेटली पर हाँ यूनिट जी। बिल आ रहा है आपका, अगर आपको पता हो कि पर यूनिट कश्मीर में क्या बिल चल रहा है बिजली का। देखिए मुझे लगता है पर यूनिट तो नहीं पता, लेकिन मुझे मैं पूरे महीने का बिजली का बिल भरती हूँ। तो मैं 700 से 800 रुपया पर मंथ जो है बिजली का बिल भरती हूँ, और जो मुझे लगता है स्पेसिफिक है कि मेरे लिए इतना आना, और मेरे लिए क्या, ये तो कोई भी आम लोग जो है वो भी अफोर्ड कर सकेंगे कि जब आपको 24/7 बिजली मिल रही है तो ये फायदेमंद है और हम ये कर भी सकते हैं। तो आपने कहा कि पाकिस्तान के आजाद कश्मीर, आपने ऐसा कुछ कहा कि पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में लोगों का ये कहना है कि वहां हाँ पे जी, आपकी वहां आवाज पे ये नहीं आ रही है। कि हमारी रिसोर्सेज जो से हैं वो पंजाब में यूज हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में यूज हो रहे हैं, जबकि हमें उनके ऊपर कुछ राइट नहीं किया जा रहा, कुछ हमें हमारे रिसोर्सेज का फायदा है सच नहीं मिलता नजर आता। तो फिर आप उनसे ये बात भी पूछिए कि जो ये किशन गंगा नदी बहती है, तो ये जो चिनाब बहती है, ये हिंदुस्तान से ही बह के जाती है ना पाकिस्तान में। तो फिर अगर हम उस पानी पे रोक लगा देंगे तो आपके पास बाकी बचा कुचा रिसोर्स कहाँ से आएगा? तो आपको ये बात उनसे साफ साफ पूछनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान जो है अपने पानी पे रोक लगा देगा तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? किशन गंगा जो कि हिंदुस्तान से ही बह के जाती है, अगर हम उसको बंद कर देंगे तो फिर आपके उन दूर दराज इलाकों में बिजली तो आना बंद हो जाएगा। जिस गांव में मैं रहती हूँ वहां से किशन गंगा बहती है, वो पाकिस्तान जाके मिलती है। क्या हम वहां पे अगर लास्ट पे पानी को बंद कर देंगे तो वहां से आगे जो इलाके हैं मुजफ्फराबाद एनॉल एनॉल, तो वहां पर तो बिजली जानी बंद हो जाएगी। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर आप लोग हमें रिसोर्सेज दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों के आम लोगों का कहना है, मुझे इस चीज पे भी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है या ऑफिशियल जो है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो हम लोग भी तो दे रहे हैं अपना, हमारा भी तो आपके पास जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या हम पूरा ही दे दें जितना हमारे पास है? वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अभी जो आपका ये कहना है आम लोगों का, देखिए मैंने आप वीडियोस देखी हैं, कश्मीर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो काफी छोटी छोटी चीजों को लेकर के भड़क जाते हैं। जब उनसे किसी सिटी के बारे में पूछा जाता है कि इस सिटी को गेस करो, तो वो कभी ये नहीं कहते कि ये हिंदुस्तान की सिटी है, वो ये कहते हैं कि ये तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ये वो एंड ऑल, मैंने वीडियोस में देखा है। लेकिन जब उन वो लोग सुनते हैं कि ये हिंदुस्तान का हैदराबाद है या हिंदुस्तान की ही कोई सिटी है, तब उन्हें शौक लगता है। तो उनको शौक लगना ये आराम सी बात है। तो दे ओनली वांट दैट कि किसी मतलब किसी कारण जो है वो लोग बातचीत में आ जाएं, वो लोग इस वे को लेकर के सामने आ जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लोग हमें कुछ दे रहे हैं बाय चांस, हालांकि ऑफिशियल अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं नहीं कह सकती, अगर वो लोग दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से भी जा रहा है। और मैंने आपको गिना भी दिया कि कौन कौन सी नदी जो है वो हिंदुस्तान से बह के पाकिस्तान जाती है। तो मैं जो बात है वो स्पेसिफिक ही कर रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता लोगों का। हो गया। लद्दाख के हवाले से अगर बात करें, लद्दाख का आपका विजिट रहा, मैं देख रहा था कि आपने वहां पे काफी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर किया। आप बताना चाहेंगे कि लद्दाख में इंटरनेट सर्विस की क्या फैसिलिटीज हैं, लद्दाख में अगर रोड ट्रैक की बात करें वो कैसे हैं, लद्दाख में अगर हम शॉपिंग मॉल या अगर कोई है तो वो किस तरीके से, आप काइंडली अगर एक्सप्लेन करें पाकिस्तान। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी शोहेब, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपने रोड देखा होगा कि जी। बड़ा ही मतलब ऐसा लगता है कि इंसान किसी हाईवे पे घुसा है और वो हाईवे से ही अलग अलग जो है सिटीज में जा रहा है। तो वहां की रोड इतनी स्मूथ है। मैं आपको पहले बता दूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक स्टेट हुआ करता था। आफ्टर आर्टिकल 370 जो है लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। तो क्या उसके बाद क्या है, हमें एज अ टूरिस्ट जो है ट्रीट किया जाता है वहां पर, या हमें पहले की तरह ही ट्रीट किया जाता है? तो मैं आपको कह दूं कि हमें पहले की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जो जैसे हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जैसे मैं कश्मीरी हूँ, मैं अगर लद्दाख जाऊंगी तो मुझे नॉर्मली वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। हाँ ये तो कश्मीरी, ये तो अपनी ही है, ये तो अपनी ही है। आपने कहा कि रोड का क्या सूरत हाल है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने रोड जो है कंटिन्यूसली दिखाई है, क्योंकि मैं रोड ही दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से वहां पर भाजपा ने डेवलपमेंट की है। नेटवर्क के हवाले से बात करूं तो मेरा तो नेटवर्क 24 घंटे आता था, मैं सुबह वीडियो बनाती थी और शाम को मैं अपलोड कर देती थी। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि लद्दाख में काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले भी थी माशाल्लाह, अभी भी है और आगे भी चलती रहेगी। और आपने कहा कि मॉल्स वगैरह, तो मॉल्स वगैरह का जो कंसेप्ट है लद्दाख में, काफी फेमस इलाके हैं, द्रास में है, ले में है, आफ्टर दैट पेंगोंग लेक है, वहां पर जो है काफी शॉपिंग स्ट्रीट्स बनाई जाती है।
मॉल्स जो हैं अभी तो वो कंसेप्ट है वो सिटीज में है, लेकिन जो एग्जैक्टली जहां से हम ट्रेडिशनल चीजें लद्दाख की खरीदते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी हमें कोई ट्रेडिशनल चीज लेने के लिए जाना होता है, चाहे कहीं पे भी, तो वो हमें हमेशा रोड के साइड पे मिलती है, ये एक ऐसी जगह पर मिलती है जो पूरा मार्केट बना हुआ होता है। तो वो कभी कभी हमें शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं मिलती, तो मेरे को शॉपिंग मॉल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो जो चीजें मुझे वहां पर मिल रही थी वो एकदम रोड पे लगी हुई थी। तो वो ये है कि अगर वहां पर कोई टूरिस्ट जाता है तो उसको ज्यादा घूमने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसे चाहिए होता है वो उसके सामने होता है। तो इससे ये मतलब है कि टाइम भी वेस्ट नहीं होता है आपका, आप अपनी मनपसंद चीज भी ले लेते हो, आपके पास रोड्स भी हैं, आपके पास सब कुछ है। तो ये एक स्पेसिफिक जो है मैं कह सकती हूँ कि एकदम सही था कि लद्दाख में भी डेवलपमेंट है, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है। तो अगर इंडिया की इस चीज की मैं बात करूंगी, अगर मैं वैसे तो मैं किसी सरकार को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने पहले ये बात कही थी, मैं किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक जर्नलिस्ट का काम रहता है कि वो रियलिटी दिखाए। लेकिन आफ्टर 370 जो भाजपा यहाँ पर आई है उसने बहुत काम किया है। जितना भाजपा ने काम किया है शायद 70 सालों में उतना काम हमारे कश्मीर में नहीं हो पाया, उतनी डेवलपमेंट हमारे कश्मीर में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कश्मीर जो है इंटरनेशनली कोई भी चीजें साइन नहीं करता था। लेकिन आज आफ्टर आर्टिकल 370 कश्मीर में इतनी तरक्की आई है कि कश्मीर जो है आज इंटरनेशनली खुद को देख रहा है और सीख कर रहा है। बाकी अगर कश्मीर का किसी ने नुकसान किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि बहुत सी वॉर्स ऐसी हुई हैं जिसमें आम लोग घायल हुए हैं। आपने 1971 इंडो पाक वॉर की तो सुना ही होगा। मैं जब देखिए मैं आपको एक बता दूं कि मैं जब लद्दाख गई तो वहां पर जो था वो पूरी वॉर मेमोरियल बना हुआ है कि कौन सी वॉर कहाँ पर हुई थी और कौन सी वॉर कहाँ पर हुई थी। तो जब मैंने 1971 की वॉर देखी जो को इंडो पाक के दरमियान में थी, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर कश्मीरियों को किसी चीज से नुकसान हुआ है तो सिर्फ वो वॉर से हुआ है, वो पाकिस्तान से ही हुआ है, क्योंकि आपके वहां से कुछ मिलिटेंट्स आते थे, कुछ लोग आते थे जो खुद को जो है आगे कर देते थे और फिर हमारे भाइयों के कान भर के उनका माइंड वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करते थे कि हाँ आप लोग गोलियां उठाओ, आप लोग बंदूकें उठाओ, आप लोग पत्थर उठाओ, रोड पे निकलो, आप लोग स्कूल मत जाओ, आप लोग नाराबाजी करो। तो ये कंसेप्ट जो है ये पाकिस्तान से ही आया है। ऐसा नहीं है कि मैं एक कश्मीरी हूं तो मैं पैदाइशी होते ही हाथों में पत्थर लेने लग जाऊंगी, नहीं। तो अगर हमारा किसी ने नुकसान किया है ज्यादा तो वो पाकिस्तान ने किया है। अगर पाकिस्तान और हमारे यानी कि हिंदुस्तान के रिलेशंस ठीक होते तो शायद कश्मीर को नुकसान हुआ था वो नहीं होता। मैं ये बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर देती हूँ। 1971 की जो वॉर मैंने देखी, तो मैं जब भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ डिबेट में बैठती हूँ, जब उनके वहां से जर्नलिस्ट आते हैं, माशाल्लाह इतनी नॉलेज होती है उनके पास, मैं क्या कहूँ, इतनी नॉलेज, जो कि ये कहते हैं कि 1971 की वॉर में सिर्फ 2000 सैनिकों ने अपने हाथ खड़े किए थे। तो मैं उनको ये चीज याद दिला दूं कि 1971 की वॉर में 97,000 पाकिस्तान के सैनिक थे जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए थे, 9,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। तो ये जो कंसेप्ट है जो अभी अभी मतलब चलिए, तो आप कहेंगे कि आप इस बात को क्यों छेड़ रहे हैं, मैं इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार अभी भी ये सोच रही है कि कश्मीर को हम किसी भी तरीके से ले आएंगे। तो तब टेक्नोलॉजी सैनिक को 97,000 जो घुटने टेक गए थे, तो अब जो है अब क्या हालत होगी आपकी। वहीं जनरल बख्शी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैंने वहां पर एक दो फोटोज देखे, एक देखी मैंने जनरल बख्शी जो कि हमारे हिंदुस्तान से थे और पाकिस्तान से थे जनरल रिजवी, वो दोनों जो है एक ही बटालियन से थे, यानी कि एक ही बटालियन में उन्होंने पढ़ा था, एक ही बटालियन में वो पैदा हुए थे और दोस्त थे। आफ्टर पार्टीशन जो जनरल में चले गए थे, 1971 की वॉर में दोनों इकट्ठे मिले और जनरल रिजवी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हाँ हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं आप लोगों के सामने, हम हार मानते हैं। और ये बिल्कुल प्रूफ से मैंने वहां पर देखा, मेरे चैनल पे वो वीडियो जरूर आ जाएगा, मैं लोगों को दिखा दूंगी कि रियलिटी है क्या। तो जम्मू कश्मीर का जो सूरत हाल है वो आज के दिनों में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नुकसान बहुत हुआ है डेवलपमेंट को लेकर के। डेवलपमेंट भी छोड़िए, मुझे लगता है एक जान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। जब एक जान चली जाती है तो उसके आगे हमें क्या करना है। आपको याद होगा कि जब दौर था हुर्रियत का,
जब हुर्रियत का दौर था तब किस तरीके से हमारे कश्मीरियों को, हाँ जी, एक बात मेरे माइंड में आई है, आपने आर्टिकल 370 की बात की, तो हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया गया जब आर्टिकल 370 हटाया गया। क्या वो प्रोटेस्ट वाकई किए गए या वो प्रोटेस्ट फेक थे? एक तो ये चीज, और सेकेंडली क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आर्टिकल 370 के हटने से इशू है? ये एक क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, वहां पे रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक चीज साफ साफ कहूंगी कि एक स्टेट से आप एक आर्टिकल रिमूव कर रहे हो, तो क्या आप वो ऐसे ही कर दोगे, अंधाधुंध कर दोगे? नहीं ना, उसके बारे में बातचीत होगी, मीटिंग्स बिठाई जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पुराने लीडरान थे उनको पता ही नहीं था कि आर्टिकल 370 रिमूव होने वाला है। डेफिनेटली सबको इस चीज की नॉलेज थी, सबको पता था कि आर्टिकल 370 रिमूव होगा तो जम्मू कश्मीर का जो सूरत हाल है वो टोटली चेंज हो जाएगा। प्रोटेस्ट क्यों हुए और किसने कराए, ये चीज मैटर करती है। तो प्रोटेस्ट किसने कराए? उन्हीं हुर्रियत के लीडरानों ने, जो उस वक्त बंद नहीं थे, जो उस वक्त शारेआम घूम रहे थे। उन्होंने लोगों को कन्फ्रेंस किया कि नहीं, आप लोग तो प्रोटेस्ट करो, ये तो हमारा हक है। क्योंकि उन्हें पता था अगर आर्टिकल 370 आएगा इनकी तो रोजी बंद हो जाएगी ना। इनकी जो गुंडा, यहाँ पर गुंडे वो जिस तरीके से कर रहे हैं, गुंडा राज सरकार जो वो चला रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगी। तो प्रोटेस्ट किन लोगों ने किया? प्रोटेस्ट हुए बे, ये तो चीज मैं कहूंगी, लेकिन किन लोगों ने किया वो चीज मैटर करती है। तो वो लोग कौन थे? वो वही लोग थे जिनको हुर्रियत वालों ने अपने लिए मतलब ट्रेन करके रखा था कि हाँ, अब जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप लोगों को रोड पे निकलना है और आपको प्रोटेस्ट करने हैं। बाकी सरकारों को तो इससे कोई भी लेना देना था। आप मुझे बताएंगे जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी सरकारें होंगी? बहुत सारी हैं। पीसी है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाजपा थी उस टाइम पे, या फिर अपनी अल्ताफ बुखारी जी की पार्टी थी। उसके बाद कांग्रेस में एक तब बड़ा झटका आया जब गुलाम नबी आजाद साहब ने वो पार्टी छोड़ी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। वो आर्टिकल 370 के बाद बनी है। तो आप मुझे बताएं कि तब ये लीडरान क्यों चुप थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आर्टिकल 370 रिमूव होता है तो वो अच्छा है, वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, और वो हमें देखने को भी मिल रहा है। प्रॉब्लम अगर किन्हीं लोगों को थी तो वो उन लोगों की थी जिन्होंने पाकिस्तान से वो गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में लिया और वो हिंदुस्तान के कश्मीर में आए और यहाँ पर लोगों को उन्होंने पागलों की तरह जो है बहलाया फुसलाया कि नहीं, जो हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है वो गलत है। आपको पता है, जब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी तब मैं उसी इलाके में न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी। तब मैंने वहां पर देखा कि यासीन मलिक ने कितने आम कश्मीरियों का ब्रेन वॉश किया है। हालांकि तब वो आर्टिकल 370 वहां से रिमूव हो चुका था, तब तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था। तब उनके घर के आर पार लोग लगे थे, पथराव हुआ। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही है? क्या यासीन मलिक आजादी के नारे लगा करके, जिस जो अपने कश्मीर में उसने कंसेप्ट बनाया कि नहीं हमें तो आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, क्या उसका वो नारा काम आया? आखिरकार उसने खुद नेशनल टीवी पे अपनी सारी गलतियां कबूल की। जब उसको पूछा गया कोर्ट में कि नहीं, अगर तुम्हें अब भी लड़ना है केस तो तुम अपने लिए वकील करो और तुम्हारा केस लड़े, तो क्यों उसने अपने हाथ खड़े किए? बिकॉज ही नो कि वो गलत था। उसकी वजह से काफी लोगों की जानें गई हैं। बिकॉज बिट्टा कराटे नो कि उसकी वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। एक इंटरव्यू में बिट्टा कराटे को पूछा गया कि अगर आपको पैगाम आता पाकिस्तान से, और उसने वो ये बात साफ साफ कही है, अगर आपको पाकिस्तान से पैगाम आता कि अपनी माँ को मार दो तो आप मार देते? तो बिट्टा कराटे बड़े ही लाइटली भी बात कह रहा है कि हाँ, मैं तो उसे मार देता, क्योंकि जो मुझे ऑर्डर मिलता था वो मैं करता था। आप ये इंटरव्यू जरूर इंटरनेट पे देखिएगा, ये बात उन्होंने साफ साफ किया। अगर नहीं होंगे तो मैं सेंड करूंगी, मेरे पास है, मैंने अभी भी वो रखे हैं। काफी नॉलेज मिलती है ऐसे इंटरव्यूज देखने से। तो आप देखो कि एक इंसान का कितना ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो अपनी माँ को मारने पे तुल जाता था। मतलब वो ये बात कहता था, हाँ मैं अपनी माँ को मार दूंगा अगर मुझे पाकिस्तान से ऑर्डर मिले तो इसमें गलती किसकी है? क्या कश्मीरियों की है? नहीं, उन पाकिस्तानियों की है जो पाकिस्तानी खुद नहीं आते थे। यानी कि जब भी कोई इनकाउंटर होता था, क्या आपने कोई देखा पाकिस्तान से आया और उसने गोली खाई? नहीं, आम कश्मीरी लड़ते थे। वो पाकिस्तानी इनको हुक्म देते थे कि नहीं भाई आप करो, हम आपके साथ हैं, आप जाओ, आप गोली। हालांकि एक बच्चे को गोली चलानी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसके हाथ में गोली थमा दी जाती थी। आप हैदर देखिएगा, हैदर एक बहुत फेमस मूवी है,
उसके पीछे का आप कंसेप्ट समझिएगा कि क्या था वो कंसेप्ट। क्या उस बच्चे को पता था कि गोली कैसे चलाते हैं? नहीं, फिर भी उसको गोली थमा दी गई, ये कहते हुए कि नहीं तुम चला सकते हो। इसी तरीके से कश्मीर में भी होता था। जब तक पाकिस्तानी इनको पीछे से आग नहीं लगाते थे तब तक ये लोग शांत बैठते थे। यानी कि जब वो लोग, उनको अपना मतलब था कि हाँ हम लोग जो है, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जो है कश्मीरियों को बोलेंगे, वो लड़ेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, मरेंगे, वो सब कुछ कश्मीरियों का ही नुकसान होगा, हमारा तो कुछ जाने वाला नहीं है। जो आपने क्वेश्चन किया तो ये सारा कहने का यही मतलब था कि जो आपने सवाल किया 370, तो मे भी आप समझ चुके हैं कि मेरा कहने का क्या मतलब था। बिल्कुल, कि लेकिन मैं कहना क्या चाहती थी कि प्रोटेस्ट कौन लोग करते थे? हम लोग ने तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। जिनके पास नॉलेज थी, जिनके पास दिमाग था, जो अपने ब्रेन वॉश से बचते थे और जो इन लीडरान के खिलाफ थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। प्रोटेस्ट उन्हीं लोगों ने किया जो मजबूर थे। मजबूरी में आके इन लोगों से प्रोटेस्ट करवाया, इन लोगों के हाथ में पत्थर दिए, ये रोड पे निकलवाए, इनके बच्चे मारे, इनके बेटे मारे, इनकी माएं भी मरी, सब कुछ मरा। तो वो नुकसान किसका हुआ? वो कश्मीरियों का हुआ, पाकिस्तान का तो हुआ नहीं। तो ये है पाकिस्तान की रियलिटी, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ। माना जी, क्या देखती हैं आप? कश्मीर में रहती हैं, कश्मीर में पली बड़ी हैं, कश्मीर का फ्यूचर क्या देखती हैं? क्या रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? और कश्मीर रिलेशन बेहतर हो या ना हो, कश्मीर का इशू खत्म हो सकता है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? आप क्या समझती हैं? या शोहेब, मैं आपको एक चीज कह दूं, मैं कश्मीर में रही हूँ, आपने सही कहा, मैं कश्मीर में पली बड़ी हूँ, मैंने कश्मीर में काम किया है। मैंने वो दौर भी देखा है जब हम रोड पे निकलते थे तो मतलब जब हम रोड पे कर्फ्यू लगा हुआ होता था तो हमसे हमारे आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाते थे कि आप अगर प्रेस से हो तो आप हमें पहले दिखाओ आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हो। हमने वो दौर भी देखा है कि जब प्रेस वाले निकलते हैं तो आर्मी वाले और पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं कि हाँ ये प्रेस वाले हैं तो इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने वो दौर भी देखा हुआ है। आपने कहा कि सूरत हाल चेंज हो जाएगा। देखिए, कश्मीर जो है हिंदुस्तान के लिए उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है, और हिंदुस्तान उसको बच्चे की तरह संभाल के रख रहा है बहुत ही प्यारे तरीके से। किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमारे पास खाना है, पीना है, कपड़े हैं, रोटी है, नौकरी है, हमारे पास डेवलपमेंट है, हमारे पास इतना सब कुछ है कि जो हमें पाकिस्तान कभी दे ही नहीं सकता, जो पाकिस्तान की थिंकिंग के बाहर है। क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहा है, पाकिस्तान जो है अपने उस कश्मीर को नहीं संभाल पा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? आपने कहा कि सूरत हाल चेंज होगा या नहीं होगा, तो कश्मीर जिसको मसला कहा जाता है, आप यानी कि आपके देश में कश्मीर को मसला कहा जाता है कि कश्मीर जो है एक मसला है, उस मसले को खत्म करो। तो मैं कहूंगी कि जब तक आप लोगों के दिमाग से ये कंसेप्ट खत्म नहीं हो जाता कि कश्मीर एक मसला है, तब तक कश्मीर ऐसे ही रहेगा। तो ये जो गंद है, ये जो मैं कह सकती हूँ कुछ गंद भरी हुई है, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में है कि कश्मीर मसला है, कश्मीर मसला है। तो इस कश्मीर का नाम लेकर के जो वो टीआरपी ले रहे हैं और जो वो लोगों को दिखा रहे हैं कि नहीं हम कुछ हैं, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कश्मीर अपनी जगह पर सेफ एंड सिक्योर है, परफेक्ट है। तो ये मसला तब खत्म होगा, हमारे हालात तब ठीक होंगे जब आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। वही अगर मैं कश्मीर का फ्यूचर देखूं आने वाले दिनों में, तो जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, शोहेब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। कश्मीर आज इंटरनेशनली प्रमोट हो रहा है, कश्मीर की बेटियां आज इंटरनेशनली मेडल लेके आ रही हैं। कितनी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनली खेला है हिंदुस्तान के लिए, बॉक्सिंग